आपने कहा कि आप किसी भी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहते, सबको एक जैसा ही मानते हैं, कभी कोई आप एक राजनीतिक टिप्पणी भी करने से बचते हैं। लेकिन जिस तरीके का एक भाव बनाया जाता है, जब आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ लोगों को आंदोलित करने जाते हैं, लेकिन एक ही पार्टी को हिंदुत्व से जोड़ के देखा जाता है, फिर उनको वहां फायदा होता है। अभी एक कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने मध्य प्रदेश में सतना में उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सांड की तरह सारे धर्मगुरुओं को छोड़ दिया है और राजनीतिक फसल जो है वो चल रहे हैं कांग्रेस की। अब उनकी बुद्धि का क्या कहा जाए। राजनेताओं पे हम बयान तो नहीं देते हैं, पर एक शब्द कह के हम फिर से, तुम अपने सांड छोड़ दो। और क्या कहते हैं, साधु सांड होता है। क्या गजब की उनकी प्रज्ञा है। लगता है स्कूल के पीछे पढ़ते रहे महापुरुष। आचार्य जी, आपने सनातन जोड़ो यात्रा निकाली। आप ये भी कह रहे हैं कि मंदिर जाओ तो जाति को बाहर छोड़ के जाओ। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं, जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर के खिलाफ है। अगर हम जातियों के खिलाफ होंगे, क्या है जाति? देश में दंगा होगा, आरक्षण के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के कागज फाड़े जाएंगे, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। हमारी विचारधारा तो समझिए कितनी बारीकी से हम गए। 9 जातियां नहीं छोड़नी है, पर जातियों का गुमान छोड़ना है। न आप बड़े हैं न छोटे हैं, न कोई पिछड़ा है न कोई बिछड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और सब भारतीय हैं। सुमेरा के पास आएंगे। पंडित जी, जब आप ये कहते हैं कि जातियों का गुमान खत्म हो जाना चाहिए, आप उसके खिलाफ हैं, आप जातियों का गुमान ना करें, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात इस वजह से आप करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल जाति व्यवस्था मिटाने की बात इसलिए की जा रही है कि आरक्षण खत्म किया जाए। तो आरक्षण का क्या होगा फिर, अगर जाति व्यवस्था खत्म? जब हम जातिवाद ही खत्म नहीं करना चाहते तो आरक्षण की बात ही नहीं उठती। हम जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर को खत्म करना चाह रहे, हम पद को खत्म नहीं करना चाह रहे। पत्रकारिता का या किसी का पद है जो आपका, उसको हम बनाए रखना चाह रहे। लेकिन ये पत्रकारिता के अंदर जो बेमनस्ता आ जाती, हम उस बेमनस्ता को मिटाना चाह रहे। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं मिटाना चाह रहे, व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना चाह रहे। तो विचारों की क्रांति एक अलग होती है, हम तलवारों की क्रांति नहीं कर सकते ना, सनातन वाले आदमी, इसलिए हम विचारों की क्रांति पे भरोसा करते हैं। पद्मजा, आपने भी एक बिल्कुल सही बात कही कि अगर हर हिंदू जो है खुद को हिंदू ना देख करके अलग अलग जाति वर्ण में बढ़ जाता है, तो फिर हिंदुओं का कभी उत्थान हो नहीं पाएगा। लेकिन आपके जो गुरु हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने तो ब्राह्मणों में भी कहा है कि कुछ ऐसे उपनाम हैं जो कि नीच ब्राह्मण हैं। तो अगर जातियों में ही हम भेदभाव करने लगेंगे तो फिर एकता की हम बात कैसे कर सकते हैं? देखो, उस वीडियो के बारे में हमें पूरी जानकारी तो नहीं है। हम एक बात आपको कह दें, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ही प्रेरणा से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो हम इतना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जिस पीठ पर पूज्य गुरु जी बैठे हैं वो रामानंदाचार्य जी की पीठ है। और सन 1400 ईस्वी में यही काम सबसे पहले रामानंदाचार्य जी ने किया था। आप गूगल कर लेना, सेन, रविदास, कबीर, इनको अपना चेला बनाकर जातिवाद में फैले हुए जहर को मिटाने का काम उन्होंने शुरू किया था। उसी पीठ पर हमारे गुरु जी बैठे, तो वो भी हमको यही आज्ञा दिए कि जो रामानंदाचार्य जी ने किया, अब बेटा तुम भी वही करो। तो हम गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते हैं कि हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस इतनी भिक्षा दे दो, तुम हिंदू हो जाओ। मतलब आप भी यही चाह रहे हैं कोई ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत से बाहर आ जाओ, बस ये। आप ये भी चाह रहे हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना और क्या गलत चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। क्या एज ए पत्रकार प्रोफेशनल आपका कर्तव्य छोड़ करके क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो इस पर। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है गुरुजी, वो कौन है? नाच हो रहा ठटरी के, नक कटा ठटरी के।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को आपसे इतना प्रेम क्यों है? हमसे बहुत लोगों को प्रेम है। एक हम ही हैं, वो हमारे शंकराचार्य। उनकी तो गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे सनातन में ये सिखाया है बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तो हम मुंह नहीं लग सकते ना। बाकी कोई और होगा तो बताएंगे। आप ममता कुलकर्णी को जानते हैं? किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। सुना था हमने न्यूज में बीच में, जानते नहीं है हमारा। क्या कोई आपको परिचय ताज्जुब हुआ? नहीं, जो तथ्य समझे। आज के जमाने में किसी भी चीज पर हम आश्चर्यचकित नहीं होते। इस देश में जब लड़का लड़की की जगह लड़की लड़कियों की शादी हो सकती है, लड़कों लड़कों की शादी हो सकती है, और इस देश में कुछ भी हो सकता है, इतना तो हम मानते हैं। आपको आपत्ति है इस पर? बिल्कुल भी नहीं। किस बात की आपत्ति होगी? हमें क्यों आपत्ति है भैया? बस ये हमारी वाली ना चली जाए। विनोद है, मजाक है, बुरा न मानना। इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी मजाक करनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हो नहीं पाता। आचार्य जी, ममता कुलकर्णी पे मैं वापस आता हूं। क्या इतना आसान होता है महामंडलेश्वर बन जाना? नहीं, हमें नहीं लगता। जितना हमने जाना, देखो ये निर्णय तो हमारे शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, 7 शैवों के अखाड़े हैं, 3 वैष्णवों के अखाड़े हैं, उदासीनों के 3 अखाड़े हैं। ये 13 अखाड़े निर्णय लेते हैं। इन अखाड़ों के अंतर्गत महामंडलेश्वरों की नियुक्ति होती है। उसमें एक बाकायदा पंचायत बुलाई जाती है और चारों संप्रदाय के आचार्य पहुंचते हैं, 13 अखाड़ों के लोग पहुंचते हैं, उसके 13 अखाड़ों से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में स्वीकारोक्ति होती है, फिर उसके बाद में विरोध प्रकट होता है, इसके बाद में यस नो होता है। तो ये प्रक्रिया है। इतना सरल तो नहीं है, पर कहा जा सकता है कि आजकल थोड़ा सा तो बहुत चिंतनीय है। हमारे भी परंपराओं में कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं जिन पर लगाम लगनी चाहिए, और हम इसके पक्ष में। लेकिन ममता कुलकर्णी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन की बातें करनी, लेकिन एक आखिरी सवाल, उनका ये कहना था कि 2-10 अलग पूछ लो आप। एक जरूरी है ये। उन्होंने कहा कि जितनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र है उससे ज्यादा उनकी तपस्या है। हो सकता भैया, इस देश में कुछ भी संभव है, तो हम पहले ही बोल चुके हैं। निधि पे पाऊंगा। निधि, आचार्य जी, आपका एक बयान रहा जो काफी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, जब आपने बालासोर रेल हादसा हुआ था, 300 लोग उसमें मर गए थे, उस वक्त दिया था कि राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए आपको संकेत मिल जाता है कि हादसा होने वाला है। तो कुंभ में 6 जगहों पर भगदड़ मची। आपको संकेत अगर मिल गया था तो आप प्रशासन को आगाह कर देते। अभी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया जी जी, तो अगर आपको संकेत था तो आगाह किया जा सकता था। हमने उस बयान को, ठीक है, लोगों ने इस प्रकार से भी देखा। हम आपको पहली बात ये बता दें, हम भगवान नहीं है, हम एक साधारण सनातन सिपाही। प्रारंभ में ही हमने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, अपनी उस बात पर ही हम आपको एक बात जोड़ी जाननी चाहिए, जो पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंची, उतनी ही क्लिप पहुंची। जानना एक अलग विषय है, पलटना एक अलग विषय है। और कहीं पर भी देश में, कहीं विश्व में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो तय है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें कान में बताती हो या सामने खड़े हो क्यों। हमें तो इंट्यूशन मिलते हैं, अनुभव होते हैं, सांकेतिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर कोई जिज्ञासा रखता है, उनके उत्तर, जो गद्दी की हमारी परंपरा है दादा गुरुजी के समय की, हम उनको उत्तर दे देते हैं। जैसे देश में एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ज्योतिष की गणना है, जैसे मौसम विभाग भी है, ऐसे ही हम अपनी जो पद्धति है, हनुमान जी की जो परंपरा है, उस परंपरा के द्वारा पाई हुई पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा आए हुए व्यक्ति के मनोविचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जितना समझ आता अपनी गुरु प्रेरणा से वो बात उनको रख देते हैं। तीसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही, हम भविष्य नहीं बताते, ना हमने ये कभी घोषणा की। हम भविष्य बताते ही नहीं, इसलिए नहीं बताते कि भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में, ईश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं। फिर आपने एक बात बोली कि ये देश में जो चल रहा है देश हित के लिए,
कोई अगर प्रार्थना करे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई हमारे पास आए तो हम भी देख, हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी प्रार्थना करते हैं सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। पर जो उसे करना है वो रोक कौन सकता है, उसे टाल कौन सकता है? और इतना ही सस्ता टालना होता या रोकना होता तो फिर पूरी दुनिया में इस प्रकार के उपद्रव ही ना होते। फिर तो सत्य ही सत्य चलेगा, वन साइडेड गेम चलेगा, दूसरी साइडेड चलेगा ही नहीं। तो जो घटनाएं हो रही हैं वो घटित होती रहेंगी। हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन प्रश्न है, हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं की कि हम भविष्य बता सकते। ओके, अब एक प्रश्न है, क्योंकि आपने कहा आपके लिए कठिन प्रश्न है। एक बहुत कठिन प्रश्न आपसे सुरभि पूछने वाली है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस मंच से पूछ रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं? करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, बहुत गंभीरता के साथ कह रहे हैं। पर अगर हमसे कोई भूल हो गई ना तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा बहन। हमको अपनी चिंता नहीं है। जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पे भरोसा करते ना, हमें उनके भरोसे की दिक्कत है कि वो टूटे ना। और समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो हम तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बाद में भले ही संन्यास लेंगे पर ब्याह करेंगे। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी पर्ची निकाल दी। हाँ, तो क्या निकला पर्ची में? वही जो आपने प्रश्न किया है, वही निकला। हमारी माता जी बैठी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, तो ग्रीन रूम में बैठे थे। तो वो तो बहुत सहज हैं, और सच बोलें वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये हमारे लिए तो सौभाग्य है कि उन्होंने हमारी माता जी को कहा कि अब चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा और हम हैं। तो फिर बोले कि हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, तो दर्शन करके ही आए थे माननीय प्रधानमंत्री। हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, ये पर्ची खोलते हैं, अब तुम्हारा बड़ा बेटा भी खोलता है। बस वो वाली बात कि तुम्हारे मन में चल रहा है कि शादी हो जाए इनकी। तो उन्होंने कहा, वो हमारे लिए तो वो गार्जियन जैसे हैं, हमारे अभिभावक जैसे हैं, और उनका इस प्रकार से भाव रखना निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, पूरे साधु समाज के लिए, और उस व्यक्ति को उन्होंने अपना भाई कहा जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं, ना हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना हमारे आगे पीछे कोई ऐसी व्यवस्था है। बस भगवान के भरोसे, हनुमान जी के भरोसे, बालाजी के भरोसे चल रहे जा रहे हैं। तो ये उनकी उदारता, उनका विजन मिशन, उनका देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति समर्पण दर्शाता है कि हमने ठीक प्रधानमंत्री चुना है। आपकी वाली से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो यहाँ बैठी हुई लड़कियां भी जानना चाहती हैं। आपकी वाली से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। सवाल ये है कि अब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो वो लड़की कैसी होगी, उसमें गुण कैसे होंगे, यहाँ बैठी हुई सारी लड़कियां ये जानना चाहती हैं। देखिए, हम एक बहुत इस विषय में हम बहुत ज्यादा मंथन नहीं किए, पर हमने अपनी माता जी को देखा, अपने गांव में, हम गांव के जुड़े हुए आदमी हैं, गांव में अभी भी देखते हैं। हमको ऐसा चाहिए कि जो हमें और हमारे परिवार को समझ सके। हमको शादी का अनुबंध नहीं करना है, जन्म जन्म का संबंध रखना है। हमको वाइफ नहीं चाहिए, हमको अर्धांगिनी चाहिए। वाइफ मिलेगी तो ब्लू ड्रम अभी फेमस है। आप भी लगता है रील बहुत देखते हैं। सबको अपनी अपनी दिखती है साहब। ठटरी के बारे तो फिर सीटी बजा रहा हूं नक्कटा। आज का खा के आओ मुंह सरचन। बहुत प्यार है, सॉरी।
आचार्य जी, आपको जल्दी है, मुझे पता लगा है। सुरभि जरा जल्दी से अपना लेकिन सवाल क्योंकि आज हम इतना जान पा रहे हैं तो बस एक बात और बता दीजिए, लड़कियों के प्रपोजल किस तरीके से आते हैं? कुछ तो साफ तौर पर ये कहती हैं, चिट्ठियां भी भेजती हैं, हमें पता है, कुछ तो ये प्राणनाथ तक बोल देती हैं, और यहाँ तक कि इसकी सपने में बालाजी आए और उन्होंने कहा कि आपसे शादी कर लूं। तो ये प्रपोजल किस ये तरीके आपको से आते कैसे हैं? पता? बस अब मैं हमारी चाहती वाली हूँ कि शक्ति पहुंच गई क्या? हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है। ये प्राणनाथ कौन बोलता है आपको? आज में फंसवा रहे हो भैया, अभी हमको जो है जीवन भी अच्छा, कोई दिलचस्प प्रपोजल हो तो वो बता दीजिए एक बार। बहुत हुए तो एक तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत से लोग भयभीत रहते हैं, आसपास कुछ साधु भी रहते हैं हमारे, कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उनके कारण बहुत पहुंचे, बहुत हुई है। एक तो 40-42 साल की आंटी आई, वो बोली हम तलाक दिया है, शादीशुदा। तो हमने कहा कि क्यों दी? तो कहती हैं कि अब आप ये बताओ कि हमें स्वीकार कब करोगे? तो हम कहा बहन जी, बहन जी मत बोलो। अरे हम कहा बहन जी ने बोलो, आंटी बोले। अब और भड़क गई वो, बोले आपको ना क्या क्या बोला, फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर वो चूंकि शायद उनका विदेशी पासपोर्ट था, पुलिस आई, फिर बड़ी मुश्किल से। एक ये हमारे साथ बहुत खतरा हुआ, एक हुआ नस काटने वाला बहुत। अरे बाप रे, हाँ, तो उसने, वो पागल थी, नस काट ली उसने? हाँ, तो चिल्लाई वो बहुत। मैं आपके लिए पागल हो गई? हाँ, बोले 3 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, नहीं है भगवान, सब ऐसी है, अगर है भगवान तो मेरे घर बारात लेके कब आओगे, आज मुझे डेट चाहिए। और बस इसके बाद में फिर उसने वो नस काट ली। ये बड़ा खतरा हुआ, फिर हमें बड़ा डर लगा, हम तो कप गए। सीधे साधे आदमी, हमने कहा आज एक तो ब्रेकिंग न्यूज आप यहाँ चलाने थी यार। हमने कहा कि इज्जत बना बना मर गए, इन बिन्नू भाई है, इज्जत में बिल्कुल मिट्टी प्लीट कर देनी है। तो बड़ी मुश्किल से वो भी फिर हैंडल। वैसे प्रपोजल कम धमकी ज्यादा लग रहा था। हाँ, हमें भी यही लगा। हमने मन में विचार किया कि धोखे से अगर इससे शादी हो गई अपनी तो जिंदगी जीते जी नरक बन गई गुरु। लेकिन फिर वो सब हैंडल। एक तो देखो, एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, पर अगर आप साफ और सत्य रहेंगे ना, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आप मेरा अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हमें आप तभी लपेट सकते हैं जब हम गलत होंगे। अब हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड और करने वाले हैं, वो आखिरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और ये सबको यहाँ पर जानना चाहते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक मिसाल पेश करेंगे कि लड़की ये लोग चाहते हैं कि आप चाहते हैं? इन लोगों के चेहरे देख के नहीं पता लग रहा है। हाँ, क्या आप एक मिसाल पेश करेंगे कि लड़की गैर ब्राह्मण हो, किसी अन्य जाति की हो, ताकि समाज में बेहतर संदेश जाए, रोटी और बेटी का रिश्ता मजबूत? देखिए, एक बात हम इस पे बहुत मजबूती के साथ हम बोलना चाह रहे हैं। इस पे कई लोगों ने हमारे साथ तर्क किया, इस पे बहुत लोगों ने संवाद किया कि आप विवाह के लिए क्या कहना चाहेंगे। हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में वर्ण व्यवस्था है, उन वर्ण व्यवस्थाओं में जो वैदिक काल की व्यवस्थाएं हैं, उन वैदिक काल की व्यवस्थाओं से हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। पर प्रेम हो तो फिर ये नहीं देखना है कि वो है कौन। प्रेम में जातियों की परंपरा खत्म हो जाता। जहां प्रेम होता ना, वहां ना नेम होता है, ना टेम होता है। क्या बात। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक रैपिड फायर राउंड। बस इसमें एक खड़े हो? नहीं, आप बैठे, कोई बात नहीं। हाँ, बस दिखेगा बस एक कंडीशन ये है कि आपके सामने ये एक प्ले कार्ड है, यस या नो का। सामने कैमरा है, आपको इसमें बोलना नहीं है। यहां पर सवाल आएगा, यस या नो में जवाब आपको देना दिखाना या आपको? यहां पर सामने दिखना है। वो देखिए, कैमरा नंबर 4 लियो लिखा हुआ है। ठीक, यस आपने पहले कर दिया। सवाल मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, दिखाइए जरा हमारा पहला सवाल। इस वक्त पहला सवाल जो हमारे साथ है वो ये है, भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, यस या नो? हिंदुओं का ही देश है। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल है, कुंभ में स्नान ना करने वाले देशद्रोही हैं। वो प्रश्न को जो हमारा वायरल हुआ है, उसको लोग, हम उस पर बात रखना चाहेंगे। उसको लोगों ने गलत उससे, उन बहन जी ने बोला था कि किसी ने कहा है कि कुंभ में वो जाते हैं जो पापी होते हैं।
तो हमने उनको देशद्रोही बोला था। मेरा अगला सवाल आपके सामने है, प्ले करिए जरा। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। अभी तेलंगाना में उन्होंने दिया है और ओबीसी को 42% आरक्षण दे दिया है। वो सरकारों का अपना अपना निजी काम है, पर हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर हम अपनी बात रख सकते हैं। जातिगत जनगणना से देश दंगा की स्थिति में जाएगा और जनसंख्या की जनगणना से यह निर्णय लिया जाएगा कि और कितने हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, और कितने पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, और कितने शिक्षा के इंस्टीट्यूट सेंटर खोले जाने चाहिए। इसलिए जनसंख्या की गणना की जाती है। और जातिगत की जनगणना होगी तो देश में नेता जातियों के नाम पर अपनी रोटी सेकेंगे और वो बनेंगे राजा, और जातियों को आपस में लड़वा करके देश का बेड़ा गर्क करेंगे। मैं अगले सवाल पर आता हूं, प्ले करिए जरा। महंगाई, बेरोजगारी देश की समस्या है, यस या नो? अगला सवाल प्ले करिए, जोरदार तालियां हो इसके लिए जरा। वैसे बहुत सारे नेता इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन भारत में इंटरकास्ट शादी का प्रचलन बढ़ना चाहिए, यस या नो? थोड़ा खतरा है। अगर हम यस बोल देंगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को लगेगा वाह। अगर हम नो बोल देंगे तो लगेगा कि फिर बाबा जातिवाद कैसे, जातिवाद छुआछूत कैसे मिटाएगा। तो अभी तो आप कह रहे थे जाति खत्म होनी चाहिए। जातिवाद के अंदर भरा हुआ जहर खत्म होना चाहिए। लोग हमारी बात ही नहीं समझते हैं। हमने जातिवाद खत्म करने की बात ही नहीं आज तक। नहीं, लेकिन तो फिर इंटरकास्ट मैरिज से सुधार नहीं होगा? इंटरकास्ट मैरिज से सुधार नहीं होगा इसमें? प्रेम में तो होगा, पर जिनको प्रेम नहीं है वो क्या करें। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। अभी जैसा है वैसा रहने तो काहे को दंगा करवाते हैं। और इस शो का हमारा आखिरी सवाल है, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है? क्यों नहीं है? संसाधनों पर बराबरी का इसके नहीं, क्योंकि तो 20% है ना, 80 तो अपन है। संविधान तो सबके लिए बराबर है। ऐसे तो जैन बहुत कम है, सिख बहुत कम है। अच्छा चलिए, आपने दोनों दिखा अच्छा लगे वो कर लेना भैया। नहीं, लेकिन ऐसे तो जैन, सिख ये सब बहुत कम है। ये सब हमारा परिवार है, हमारे ही है। बाकी हम सबको हिंदू मानते हैं। लेकिन संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, ईसाई भी हाँ, बहुत कम तो है। उनके लिए भी हमने फिर कहा, जो देशद्रोही है उनको अधिकार नहीं है भारत के संसाधनों पर। बाकी सबका समान। बाकी तो सब हिंदू ही है। ठीक है, जोरदार तालियों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए।